Hello everyone, welcome back to my channel. This is Simran Kaur and today I'll be teaching you all a new chapter of class 8 that is cell structure and functions. तो आज हम साइंस का 8th चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर का नेम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. तो बेसिकली आपका ये बायो का चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मतलब ये वाला चैप्टर अगर आपको समझ आ गया ना तो आपके बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो ईजिली हो जाएंगे. ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्टेड. एक ऑर्गेनिज्म जो है हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, एक छोटी सी यूनिट से बनती है. ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर हमारी बॉडी बना लेती है. एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल है. सपोज मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलाते जाते हैं. धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे और एक लाइन बन जाएगी. राइट, एक स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं. तो व्हाट इज अ लाइन? अ लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स. तो बहुत सारे पॉइंट्स जब हमारे मिलते हैं तो उससे लाइन फॉर्म हो जाती है. सिमिलरली अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को इस फॉर्म में ज्वाइन करें तो हमारा एक सर्कल बन जाता है. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी जो होती है ना वो बहुत सारी यूनिट्स को ज्वाइन करके बनती है और उन बहुत सारी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. तो ये सेल इस तरीके के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं और ये बहुत सारे सेल मिलकर हमारी पूरी बॉडी बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देते हैं. बहुत धीरे धीरे करके समझेंगे हम इसे. सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था. ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक. तो इन्होंने क्या किया, 1665 में जैसे ट्री का एक हिस्सा होता है ना, ऐसे उन्होंने एक कॉर्क उठाया. क्या होता है, कॉर्क. तो कॉर्क को उन्होंने रखा एक माइक्रोस्कोप के अंदर. माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी कॉर्क को नहीं रखा माइक्रोस्कोप के नीचे, बेसिकली एक थिन स्लाइस यानी एक पतली सी स्लाइस ली कॉर्क की और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा. फिर उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप के नीचे जैसे उन्होंने रखा तो उस लेंस के अंदर उन्होंने नोटिस किया कि जो कॉर्क है ना ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड है. ये सारी देखो एक दूसरे से सेपरेटेड है ना विद द हेल्प ऑफ दीज वाइट लाइंस. ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिनकी हेल्प से हमारा जो है कॉर्क बना हुआ है. ये देखो. तो फिर उन्होंने डिस्कवरी करी कि जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है ना, अलग अलग शेप की ये यूनिट्स हैं और एक दूसरे से सेपरेटेड हैं. ठीक है, तो इनको इन्होंने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया सेल्स. ये कॉर्क जो है या कोई भी लिविंग चीज़ जो होती है हमारी, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है. तो सेल्स की डिस्कवरी की किसने थी, सेल्स की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने. कब की थी, 1665 में की थी. किसकी हेल्प से की थी, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की हेल्प से की थी. और उन्होंने कहा कि यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड है, इन सारे बॉक्सेस के बीच में पार्टीशन है, तो इन बॉक्सेस का नाम उन्होंने सेल रख दिया. इंग्लिश लैंग्वेज में सेल हम किसको कहते हैं, हट को कहते हैं, एक घर को कहते हैं. तो उसी तरीके से एक घर जो होता है वो दूसरे घर से सेपरेटेड होता है. तो यहाँ पर ये चीज़ है कि इन्होंने सेल रूम को भी कह सकते हो, छोटा सा है ना. तो यहाँ पर ये हमारे सेल होते हैं, ये हमारे अलग अलग रूम लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिस वजह से इसका नाम सेल रखा गया. इसके बाद धीरे धीरे करके डिफरेंट अब रॉबर्ट हुक के पास तो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा पुराना प्रिमिटिव सा माइक्रोस्कोप था. बट फिर धीरे धीरे माइक्रोस्कोप एडवांस होते गए और हमें सेल के बारे में और नॉलेज मिलती चली गई. ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आते हैं सेल थ्योरी पर. सेल थ्योरी क्या होती है, तो सेल्स के बारे में थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन दोनों ने दिए थे. ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मैथियस स्लेडेन एंड थियोडर श्वान. ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या की थी, सेल थ्योरी की डिस्कवरी की थी, यानी सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स इन दोनों ने दिए थे मिलकर. ठीक है, तो ये कौन थे, ये दोनों जर्मन बायोलॉजिस्ट थे. कौन थे ये दोनों, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे और इन दोनों ने मिलकर आपको एक थ्योरी दी थी, मैथियस स्लेडेन एंड थियोडर श्वान. इनको हम स्लेडेन एंड श्वान भी बोलते हैं. तो इनकी जो सेल थ्योरी है इसे समझते हैं कि क्या है इनकी सेल थ्योरी में. ये कहते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से बनी होती हैं. जैसे कि एक वॉल जो होती है वो ब्रिक से बनी होती है. एक वॉल कैसे बनी होती है, पहले ब्रिक्स लगती हैं बहुत सारी, फिर उसके बाद दोबारा ब्रिक्स लगती हैं उसके ऊपर, है ना.
फिर उसके बाद उसके ऊपर और ब्रिक्स लग जाती हैं। ऐसे करते करते हमारी वॉल जो है वो क्या हो जाती है, बिल्ड होती चली जाती है। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वॉल। कि एक वॉल बनाने के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिन ब्लॉक्स को जोड़ जोड़कर एक दीवार बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं। तो उसी तरीके से सेल क्या होते हैं, सेल हमारे लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, अनियन भी एक लिविंग थिंग है। अनियन के भी क्या होते हैं, अनियन को भी आप जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे ना तो आप देखोगे कि बहुत सारे सेल हैं उसके अंदर भी। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, हम हो गए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हो गए, बाकी सारे प्लांट्स हो गए, हम सब सेल के बने होते हैं। अब जिस तरीके से एक वॉल जो होती है वो ब्रिक्स की हेल्प से बनती है, उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए भी एक क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। तो सेल्स क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और ये कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलकर बने। अगर सेल्स, सारे के सारे सेल्स एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मर जाएं तो वो ऑर्गेनिज्म भी मर जाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर इसलिए बोला है क्योंकि सेल एक लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है। नॉन लिविंग होते हैं डेड सेल्स। जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर देखा था वो डेड सेल्स थे, क्योंकि कॉर्क को उसने क्या किया, उसने ट्री में से कॉर्क की एक स्लाइस काटी है। तो अब तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे ना सेल्स को, क्योंकि हमने ट्री से अलग कर दिया, उसको काट दिया, तो अब वो डेड सेल्स है। पर हमारे जो भी नॉर्मल सेल होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। एक सेल छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा होता है सेल का साइज, जो कि आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही नजर आता है। बट ये जो छोटा सा साइज है ना, इस सेल के अंदर भी बहुत सारे जो है हमारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सेल भी एक कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं नोज के थ्रू, तो जो ऑक्सीजन होती है ना, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के एक एक सेल में जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक एक सेल से बाहर आती है। तो हमारे सेल्स जो हैं कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहला पॉइंट हमें समझ आ गया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स की हेल्प से बनती है, जैसे कि एक वॉल ब्रिक्स से बनती है, ठीक है। तो सेल्स जो होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर। यानी हर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब एक सेल की बाउंड्री होगी, उसके अंदर एक लिक्विड होगा, उसके अंदर एक और जो है सब्सटेंस होता है, जो कि मैं अभी समझाऊंगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो हर सेल का सेम रहता है, पर सारे सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते, एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं। उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है ना, कि आप हर एक के पास आईज है, नोज है, लेग्स है, ईयर्स है। तो ये क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, पर क्या आप आइडेंटिकल हो, क्या आपकी शक्ल बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है एक दूसरे से? नहीं। इवन आपके सिबलिंग्स की, आपके भाई बहनों की शक्ल भी एग्जैक्ट सेम नहीं आती। तो यही है कि जितने भी सेल्स होते हैं, उसी तरीके से जितने भी सेल्स होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, पर वो आइडेंटिकल नहीं होते, उनकी शक्ल बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। इनका साइज अलग होता है, इनका हर एक सेल का काम अलग अलग होता है, फंक्शन, यानी बॉडी सेल से बनी है तो हर सेल अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, हर एक सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आपके जो बोन सेल्स होते हैं वो अलग होंगे, जो आपकी मसल्स होती हैं उनके सेल्स इस तरीके से बने होते हैं। तो हर एक सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, हर एक सेल का काम अलग अलग होता है, इनका साइज अलग अलग होता है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, आप अपना और अपने किसी फ्रेंड का एग्जांपल लो, ठीक है। आप जो है आपकी बॉडी का साइज अलग अलग होगा, कोई थोड़ा सा मोटा होता है, कोई पतला होता है, आप अलग अलग काम परफॉर्म करते हो, कोई किसी काम में अच्छा होता है, कोई किसी काम में अच्छा होता है। यही सेम चीज़ सेल्स के साथ है कि सेल्स अपने बेसिक स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, उनका साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो इन दोनों ने दिया था वो दिया था कि न्यू सेल्स जो बनते हैं हमारी बॉडी में, देखो हम ग्रो करते जाते हैं ना, बड़े होते जाते हैं, हम हमेशा सेम हाइट के तो नहीं रहते। तो हो क्या रहा है, हमारी बॉडी में नए नए सेल्स बनते जाते हैं, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है। तो न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, जो हमारी बॉडी में ओल्ड सेल्स होते हैं ना, ये ओल्ड सेल है, ये ओल्ड सेल डिवाइड हो जाएगा 2 नए सेल्स में, फिर ये 2 और नए सेल्स में, ये 2 और नए सेल्स में, फिर ये वाला सेल 2 नए सेल्स में, ये वाला सेल 2 नए सेल्स में। ऐसे करते करते हमारे सेल्स डिवाइड होते जाते हैं, ओल्ड सेल्स, जिससे नए सेल्स बनते हैं और एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिटरमाइंस इट्स स्ट्रक्चर। आपकी बॉडी में सेल्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं
उस तरीके से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी होता है। सपोज एक दीवार है, वहाँ पर ब्रिक्स इस तरीके से लगी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं लगी, बीच से उन्होंने स्पेस छोड़ दी और यहाँ पर ब्रिक्स लगा दी, तो उस दीवार का स्ट्रक्चर इस तरीके का बन जाएगा जिस तरीके से ब्रिक्स लगी हुई हैं। एक और वॉल थी, हमने क्या किया, उसमें एकदम स्ट्रेट इस तरीके से ब्रिक्स लगाई है, तो इस वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो जिस तरीके से ब्रिक्स लगाते हैं उस तरीके से वॉल का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर भी है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में सेल्स ऑर्गेनाइज होंगे उसी तरीके से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी होगा। फिर है द वे इन विच एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स फंक्शंस डिपेंड्स ऑन द वे द सेल्स वर्क, यानी जिस तरीके से आपकी बॉडी के सेल्स काम करेंगे उसी तरीके से आपकी बॉडी भी काम करेगी। द वे, जिस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी परफॉर्म करती है डिफरेंट फंक्शंस, उसी ये किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से उसकी बॉडी के सेल्स काम कर रहे हैं। अगर बॉडी के सेल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये सेल थ्योरी और इन 5 के 5 पॉइंट्स को आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब देखो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स 2 तरीके के हम मानकर चलते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ 1 सेल से बने होते हैं। तो यानी कि देखो, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टीपल, मल्टी से आ गया मल्टीपल, यूनी का मतलब होता है 1, मल्टी का मतलब मल्टीपल सेल्स से जो बने होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब मैं सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ आपकी खुद की बॉडी का, ह्यूमंस का। आपकी खुद की बॉडी जो है, यहाँ पर आपकी बॉडी अलग अलग काम करती है। आपकी आईज जो है वो देखने का काम करते हैं, ईयर्स जो है वो सुनने का काम करते हैं, हैंड्स जो है वो लिखने का, खाना खाने का काम करते हैं, टंग जो है वो बोलने में आपकी हेल्प करती है, टीथ जो है वो च्यू करने में आपकी हेल्प करते हैं, है ना। इसके बाद नोज जो है आपको स्मेल करने में हेल्प करती है। तो डिफरेंट आपके ऑर्गन हैं, ये हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। ये डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट सेल्स से बने होते हैं। आईज जो है वो आईज के कुछ सेल्स से बनी होगी जिससे वो देख पा रहे हैं, ईयर्स के अलग सेल्स होंगे जिससे वो सुन पा रहे हैं। तो हर एक सेल का काम, ईयर्स के सेल का काम क्या होगा, सुनना, हियर, और आईज के सेल का काम क्या होगा, देखना, लुक। नोज के सेल्स का काम क्या होगा, स्मेल करना, ब्रीद करना। तो अब ब्रीद हम आईज से तो नहीं कर सकते ना, तो हर एक सेल का काम अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मल्टी सेल, हम ह्यूमन बींग्स क्या है, हमारी बॉडी मल्टीपल ऑफ सेल से बनी होती है और हर एक सेल अलग अलग काम करता है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है, काम। तो हमने क्या किया, काम डिवाइड कर दिया। आईज के सेल का स्ट्रक्चर अलग होगा, ईयर्स के सेल का स्ट्रक्चर अलग होगा, क्योंकि वो सुनना है उन्हें, तो सुनने के हिसाब से उनके सेल्स बने होंगे। आईज को देखना है तो उस हिसाब से उसके सेल्स बने होंगे। टंग को टेस्ट करना है, उसके अंदर टेस्ट बड्स है, तो उसके हिसाब से उसके सेल्स बने होंगे। तो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये मल्टीपल सेल से बने होते हैं और डिवीजन ऑफ वर्क होता है, यानी काम जो है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सेल है, तो एक ही सेल सारे काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद पहले मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का थोड़ा डिटेल समझाऊंगी, फिर यूनिसेलुलर पे आते हैं। अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारी मसल के सेल्स इस तरीके से होते हैं, क्योंकि मसल्स जो है हमारी वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, मतलब ऐसे ऐसे मूव करती रहती हैं। तो मसल के सेल्स इस तरीके से बने होते हैं। फैट सेल्स, हमारी बॉडी में जो फैट इकट्ठा होता है उसके सेल्स ऐसे होते हैं। बोन सेल्स ऐसे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स इस तरीके से होते हैं। नर्वस सेल्स, हमारा ब्रेन है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है। एपिथेलियल सेल्स यानी आपकी जो स्किन के सेल्स है वो इस तरीके से बनी है। इम्यून सेल्स आपके इस तरीके से होते हैं। सेक्स सेल्स यानी कि जो मेल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पर्म होता है, तो उसमें ही अलग अलग सेल्स होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्शन में। तो ये सेल्स भी अलग अलग शेप के बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इनका साइज अलग होता है, इनकी शेप अलग होती है। तो हर एक सेल अपना अलग अलग काम कर रहा है ना। तो ये किस में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा ना इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म होता है और ये क्या करता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसका ये सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है और इसका एक ही सेल सारे काम करता है। फूड को अपनी बॉडी में अंदर लेना, फिर फूड को डाइजेस्ट करना, फिर फूड को बाहर निकालना, सारे काम एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इसके बाद
नेक्स्ट आते हैं, इसी को ही थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। देखो, जो आपके सेल्स होते हैं ना, ये सारे के सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं। सपोज आइज के सेल्स जो हैं वो सारे इकट्ठे हो गए और इन्होंने क्या बना दिया, ये एक ग्रुप बना दिया। ईयर्स के सेल एक तरफ इकट्ठे, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया कि हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे मिलजुल के, हम देखने का काम करेंगे मिलके। नोज के सेल से एक ग्रुप बनाया कि हम ब्रीदिंग का काम करेंगे और स्मेल करने का काम करेंगे। तो ये क्या है, ये ग्रुप्स जो बनाते हैं ना सेल्स अपने काम के अकॉर्डिंग, कि एक तरीके का काम जो सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। अब ये सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बना रहे हैं, ये सारे सेल्स ने मिलकर क्या बना दी, हमारी आईज बना दी। ये सारे सेल्स ने मिलकर हमारी ईयर्स बना दिए। बहुत सारे सेल्स मिले, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना और ये सारे सुनने का काम कर रहे थे। धीरे धीरे करके इन्होंने एक ऑर्गन बना दिया, आईज बना दी, ईयर बना दी, नोज बना दिया। क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, देखो सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आपकी फूड पाइप है। फूड पाइप क्या होता है, आप खाना जो खाते हो वो फूड पाइप से जाता है, कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक से कहाँ जाता है, आपके इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, फूड पाइप एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन है। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर किस चीज़ का काम कर रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का, डाइजेशन का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने नोज़ के थ्रू ब्रीथ किया, फिर लंग्स में जाती है वो हवा जितनी भी जाती है। लंग्स के बाद जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर लंग्स में आती है, फिर नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर चली जाती है। तो नोज़ एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है। ये दोनों ऑर्गन मिलकर क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सारे, अब यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ से हमें क्या पता चला कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमारे ब्रेन के सारे सेल्स, नर्वस टिश्यू, ये सारे सेल्स मिलकर हमारा जो है नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बन गया। अभी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए थी वो थी सेल्स। सेल्स नहीं होते तो टिश्यूज़ नहीं बनते, टिश्यूज़ नहीं होते तो ऑर्गन्स नहीं बनते, ऑर्गन्स नहीं होते तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता और ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनता। तो बेसिक या फंडामेंटल होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट क्या है हमारी लाइफ की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है सेल। जब एक बेबी बॉर्न होता है ना, तो आपकी मदर के पेट में एक सेल होता है, वो सेल डिवाइड होता चला जाता है और डिवाइड होते होते आप जो है बन जाते, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अब स्ट्रक्चर पे, कि अब हम एक नॉर्मल एनिमल सेल उठाते हैं और उस एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। एक एनिमल सेल मतलब एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर होता कैसा है। देखो, सेल होता तो बहुत छोटा सा है, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं इस डायग्राम के अंदर ही आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो सेल है, ये मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे, जब उसने कॉर्क, रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क को देखा तो उसने कहा सेल का नाम सेल कैसे पड़ा, कि डिफरेंट रूम्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट रूम्स हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, है ना। यही तभी तो उसका नाम सेल रखा था इन्होंने। तो यानी कि सेल जो होती है ना, सेल की एक कवरिंग होती है कि सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर ना जाएं, या दो सेल्स एक साथ होते तो वो दो सेल्स की चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है बाउंड्री। तो सेल को, दो सेल्स को सेपरेट करने की जो बाउंड्री होती है, इसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ तक समझ आ गया हमें। इसके बाद सेल का जो ब्रेन होता है, जैसे आपकी बॉडी का ब्रेन जो है वो क्या करता है, आपको प्यास लगती है तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, फिर आप पानी पीते हो। आपको भूख लगती है तो भी ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, आप खाना खाते हो। आपको उठ के एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो भी ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा। आपने कुछ गर्म टच कर लिया तो भी ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा। तो ब्रेन क्या कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो उसी तरीके से
हमारे एक सेल की पूरी बॉडी को, ये सेल बॉडी है बेसिकली, तो सेल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सेल को भी अपना ब्रेन चाहिए। तो न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूक्लियस को सेल के बाहर वाली चीज़ों से सेपरेट करने के लिए भी एक बाउंड्री होगी। उस बाउंड्री को क्या कहेंगे? बाउंड्री को कहते हैं मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है और क्या बन जाएगी हमारी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर भी एक और सर्कुलर बॉडी होती है। क्या होती है? एक सर्कुलर बॉडी होती है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? जो लिक्विड होता है हमारे सेल के अंदर, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है हमारे सेल के अंदर, और उस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर ही सारी चीज़ें होती है। न्यूक्लियस भी उस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर फ्लोट कर रहा है। बाकी जितनी भी चीज़ें देख रहे हो वो भी सब चीज़ें जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर फ्लोट कर रही हैं। तो उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। काइटोस, काइटोस का मतलब होता है हॉलो, और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो हॉलो लिक्विड यानी जेली लाइक लिक्विड से बना हुआ जो होता है, जो कि सेल के पूरे पार्ट को कवर करता है, जिसके अंदर सेल की सारी चीज़ें फ्लोट करती हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियस को ना थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी मैं। देखो, जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि आप जो है, आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो। आपकी आईज़ कई बार आपके मदर पे जाती हैं, आपके ईयर आपके फादर पे चले जाते हैं, आपकी नोज़ आपकी ग्रैंड मदर पे जाती है। होता है ना कि ये तो उस पे गया है, तो उस पे गया है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये होता है जीन्स। क्या कहते हैं इनको? जीन्स कहते हैं, है ना। तो जीन्स क्या है? जीन्स का मतलब कि जो भी आपकी जीन्स एक तरीके से इंफॉर्मेशन होती है। आपकी बॉडी में ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि किस तरीके से आइज़ का, नोज़ का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, पर आइज़ का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? आइज़ क्या है? एक ऑर्गन है। एक ऑर्गन किससे बनता है? टिश्यू से बनता है। और टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। तो यानी कि आपके सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। जिस तरीके के सेल्स होंगे, मैंने अभी आपको सेल थ्योरी में बताया था कि जिस तरीके से हमारी बॉडी, हमारी सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, उस तरीके से हमारी बॉडी हमें नज़र आती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हमें बताई है कि जो हमारे सेल्स है ना, उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि एक सेल को किस तरीके से बनना है। देखो, जब एक सेल होता है, एक सेल से दो सेल्स कैसे बनते हैं? जब एक सेल डिवाइड हो जाता है दो सेल्स में, तो सेल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि उसे किस तरीके से डिवाइड होना है बाकी के दो सेल्स में, कि जो ऑर्गन बने वो मैच हो जाए हमारे पेरेंट से, ग्रैंड पेरेंट से। तो सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जिसको क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। पर ये इंफॉर्मेशन सेल्स के अंदर कहाँ पर होती है? तो जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स का ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह ना एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ठीक है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? तो आप लिखोगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन को क्या नाम दिया है हमने? जीन्स दिया है। और ये इंफॉर्मेशन बताती है कि किस तरीके से फर्दर आगे सेल्स को डिवाइड होना है, किस तरीके का स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो सेल्स का, जिससे हमारे वो जो सेल्स हैं वो हमारे पेरेंट से मैच कर जाए। समझ गए यहाँ तक हम लोग? अब इसके बाद इसी तरीके से जीन्स की वजह से ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके पेरेंट्स के, वो आपके अंदर आ जाते हैं, आपकी बॉडी में आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। यहाँ तक अब हम समझ गए इसके बारे में प्रॉपर। अब बैक आते हैं इस डायग्राम पे। जो हमारा न्यूक्लियस है ना, देखो मेन सेल के अंदर क्या है? एक है न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है, और दूसरा है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी आपने देखा न्यूक्लियस, और बहुत सारी चीज़ें फ्लोट करती हैं। तो ये दोनों मिलकर ना, ये दोनों ही तो मेन यूनिट है। ये दोनों क्या है? ये दोनों ही तो लिविंग यूनिट है सेल की। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बिना सेल हो ही नहीं सकता।
तो ये दोनों लिविंग यूनिट है सेल की, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। और एक ब्रेन ऑफ द सेल, जो कि सेल कैसे डिवाइड होगा, सेल की जो फीचर्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑफस्प्रिंग में बच्चे के अंदर चले जाएं, किस तरीके से सेल को डिवाइड करने, सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है। सेल के अंदर क्या चल रहा है वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लिविंग यूनिट ऑफ सेल। और इन दोनों मिलकर हमने एक टर्म दे दी, ये लिविंग यूनिट ऑफ सेल को क्या नाम दिया इसका हमने, प्रोटोप्लाज्म। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग यूनिट ऑफ सेल। यहाँ तक अब हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद सेल के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी, देखो जो हमारे सिलेबस में मैं से वही चीज़ें बताऊंगी। ये देखो इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो सेल जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हैं। फ्लोट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, फ्लोट कह लो। साइटोप्लाज्म की स्पेलिंग गलत क्यों लिखती है, फ्लोट कह लो, या फिर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब जो कि फैले हुए हैं साइटोप्लाज्म में। तो स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म देयर आर स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, और उन स्मॉल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। तो व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज? हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। इनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक हम? अब इसके बाद बैक आते हैं। एक सेल ऑर्गेनेली होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से आएगा, पेपर में ब्लैक एंड वाइट देते हैं तो ऐसे करके स्ट्रक्चर देंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है, क्योंकि ये स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब MCQ में अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या होते हैं? इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से होता है। तो ये क्या है? स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? जो आपका फूड हम लेते हैं ना, वो सारा फूड अब एक एक सेल के अंदर जाता है। फूड के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करवाकर एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल के अंदर ऑक्सीजन भी जाती है, फूड भी जाता है। इन दोनों चीज़ों की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया फूड को ऑक्सीडाइज करता है, यानी फूड में ऑक्सीजन को मिक्स कराता है ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए सेल के अंदर। तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो फूड ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलेगा और एनर्जी नहीं आएगी। तो अब व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ऑक्सीडाइजेस फूड टू गिव एनर्जी एंड दे आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया की थ्योरी भी खत्म कर दी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर देखो दूसरी सेल ऑर्गेनेली, देखो ये गोल्जी बॉडी और सेंट्रियोल आपके सिलेबस में नहीं है। सेंट्रियोल जो है मेन काम होता है इसका, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, सेल डिवाइड हो जाए उसमें हेल्प करता है मेन ये, और कुछ आपको काम याद करने की ज़रूरत नहीं है। गोल्जी बॉडी का काम होता है कि सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र करना, ये करना, वो भी आपके काम का नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके नाम याद कर लो, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर याद कर लो क्योंकि लेबल करने के लिए आ सकता है। जैसे आपका न्यूक्लियस है ना, तो उसके बाद ये देख रहे हो रॉड सी बनी हुई है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बाद में यहाँ पर जो ऐसे रॉड्स बनी हुई है फैली हुई, ये गोल्जी बॉडीज होती हैं। और ये देखो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, यहाँ पर बीच में प्लस भी बना होता है कई बार, ये सेंट्रियोल होता है। बस आपको इनकी शक्ल याद रखनी है और कुछ नहीं जानना है इनके बारे में हमें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है ही नहीं। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? देखो आपके जो सेल्स होते हैं ना, उसमें फूड को स्टोर करने का जो काम होता है, फूड को स्टोर करना है या वाटर को स्टोर करना है या फिर वेस्ट मटेरियल को भी अगर स्टोर करना है, तो स्टोरेज का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करते हैं। वैक्यूल्स तो कैसे स्ट्रक्चर होता है इनका? सैक की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो वैक्यूल्स आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। समझ गए? अब जो एनिमल सेल्स आपने देखा उसमें छोटा सा वैक्यूल था, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। इसके बाद हमने एनिमल सेल जो है कंप्लीट कर लिया, मैंने टिश्यू के बारे में बता दिया, ऑर्गन सिस्टम पूरा हो चुका है। अब मैं आपको समझाऊंगी
प्लांट सेल के बारे में। देखो, जो हमारा प्लांट सेल होता है ना, उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ये मैंने अभी आपको बताया ना क्या है ये सब चीजें। सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। और क्या होता है, वैक्यूल्स भी होते हैं। अभी मैंने एक चीज बताई कि वैक्यूल्स का साइज प्लांट सेल्स में बड़ा होता है। पर अब प्लांट सेल का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं ना, तो प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इनकी शेप होती है। तो ये शेप दी हुई है, तो शेप कहाँ से आ रही है, सेल मेम्ब्रेन से आ रही है। पर यहाँ पर प्लांट सेल्स में ना सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होती है, ठीक है, एक और लेयर होती है, और इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसे, सेल वॉल। सो देयर इज अनदर लेयर ऑफ कवरिंग अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेल वॉल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल क्यों होती है, क्योंकि देखो आपकी बॉडी तो मूव कर रही है, तो आपके सेल्स क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, पर प्लांट तो एक जगह स्टिफ है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। समझ गए। तो देयर इज एन एडिशनल लेयर, एक एडिशनल लेयर होती है यहाँ पर, ठीक है, इन प्लांट सेल्स अलॉन्ग विथ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी होगी, पर उसके अलावा एक सेल वॉल भी होगी, तो वो हमारी सेल वॉल कहलाती है, वो एडिशनल लेयर। इसके बाद जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं, मैंने बताया था यहाँ पर वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। एनिमल सेल्स में तो छोटे छोटे होते हैं, पर यहाँ पर वैक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं। क्यों, क्योंकि वैक्यूल्स फूड स्टोर करने के अलावा सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्ट तो चाहिए ऑब्वियसली प्लांट सेल्स को, तो इसलिए वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा फूड स्टोर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो मूव करके इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, पर यहाँ पर डाइजेशन इजीली नहीं होता। तो यानी कि यहाँ पर वैक्यूल्स थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। अब एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली, मैं आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में समझा रही थी, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा अभी तक, और किसके बारे में पढ़ा है, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा है। एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होती, प्लांट सेल्स में होती है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल भी होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। तो ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो कि प्लांट सेल्स में होती है, उनको क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स। हम इनको कहेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं प्लांट सेल के, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। तो जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर करने की एक पिगमेंट होती है। क्या होती है, एक पिगमेंट होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट। हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिड्स होती हैं, सेल ऑर्गेनेली होती है, ये अलग अलग कलर की होती हैं। जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स होती है ना, उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और वो ग्रीन कलर की पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर की हो जाती है। तो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स का नाम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर की किसकी हेल्प से होती है, ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से होती है, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। इसके अलावा भी अलग अलग कलर के होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और जो कलरलेस होते हैं उनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो वो आपको सिर्फ नाम याद रखना। ल्यूकोप्लास्ट क्या होती है, कलरलेस वाली प्लास्टिड्स, और क्रोमोप्लास्ट क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑरेंज येलो कलर की जो प्लास्टिड्स होती है। जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तक समझ गए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आते हैं, देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। प्लांट सेल में ये देखो, इतना बड़ा डायग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप पहला पॉइंट लिखोगे यहाँ पर, ये दोनों वैसे मैं आपको अपने हिसाब से कराती हूँ। देखो प्लांट सेल, और यहाँ लिख दो ऐसे करके एनिमल सेल, ठीक है। आपको एक स्ट्रेट लाइन में लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, वेट, प्लांट सेल, और एक तरफ लिख दो एनिमल सेल। इनका डिफरेंस पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कर लो ये। प्लांट सेल्स दे हैव अ सेल वॉल, दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, ठीक है। फिर इसके बाद दे हैव प्लास्टिड्स, इनके पास प्लास्टिड्स होता है, दे डू नॉट हैव प्लास्टिड्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दे हैव लार्ज वैक्यूल्स, एक या दो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं,
या तो वैक्यूल्स नहीं होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होंगे, ठीक है। इसके बाद एक और डिफरेंस आता है, मैंने एक सेंट्रोसोम बताया था, तो इनके पास सेंट्रोसोम नहीं होता, दे हैव अ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है, बाकी आपको इसके बारे में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इनका साइज लार्जर होता है, प्लांट सेल्स का साइज लार्ज होता है और इनका स्मॉल साइज होता है, ठीक है, प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ तक डिफरेंस हमें समझ आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, सेल वॉल। मैंने बताया कि सेल वॉल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, तो आपको बताना है सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या करता है, सेलुलोज बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, डाइजेशन कह लो या रफेज। रफेज भी आपने पढ़ा होगा ना कि आपका वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर जाते हैं, उसे रफेज कहते हैं। तो हमारी बॉडी तो मूव करती रहती है तो डाइजेशन ईजिली हो जाता है, पर प्लांट्स की बॉडी मूव नहीं करती, तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है प्लांट को। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सेल्स जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ लिया, प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब एनिमल सेल्स ले लो तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो जो नॉर्मल सेल्स मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं वो यूकैरियोटिक सेल है, यानी एक सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी इसके अंदर होंगी। सेल ऑर्गेनेलीज भी साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स ना हो जाए उनकी चीज़ें, तो सेल ऑर्गेनेलीज की भी एक मेम्ब्रेन होगी। और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके न्यूक्लियस मिक्स हो रहा होता है सारा, और ये बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड सेल होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, मैंने सेल थ्योरी में आपको समझाया था कि दो नए सेल्स कैसे बनते हैं जब एक पुराना सेल डिवाइड होता है। तो सपोज ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, तो सेल आपका स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे, और न्यूक्लियस यहाँ से ऐसे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियस स्ट्रेच होगा, फिर आपके जो न्यूक्लियस हैं वो यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे और सेल भी ये ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा, और धीरे धीरे करके एक सेल इधर एक सेल इधर, ऐसे आपका सेल डिवीजन होता है, पहले ये फिर ये और फिर ये हो गया। तो ये हमारी हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा नॉर्मल अगर सेल है तो ये हमारे जो निकल के आए हैं दो सेल्स डिवाइड होके इन्हें कहेंगे डॉटर सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें, डॉटर सेल्स। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.